नमस्कार, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ विवेक, हरिद्वार की पावन धरती से। मेरे साथ मोहित जी जो योगाचार्य हैं, अर्पित जी योगाचार्य हैं ये भी, और हरिद्वार में योग के शिक्षक हैं। हमारे विशाल जी ये योगाचार्य हैं, कॉलेज में अध्यापक हैं। और स्वामी दिव्यानंद जी आज हमें मार्गदर्शन देंगे और बताएंगे कि योगा और आने वाले समय में योगा को किस प्रकार हम अपने दिनचर्या में इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा स्वामी जी। और मैं जो पहला प्रश्न है ये समझते हुए कि योगा को हम सब लोग बातें करते हैं, इतना योगा करना चाहिए और योगा को हम करने के लिए ये कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए योगा को कैसे समझा जाए? ऐसा है कि जब तक हम इसको जीवन में नहीं लाएंगे तब तक इसका परिणाम नहीं आएगा। जी। तो जीवन में लाने के लिए हमें जो पतंजलि में यम और नियम बताया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो बेसिक है। वो जी जी जी। सुबह उठने से लेकर के और शाम की दिनचर्या तक। तो यानी कि योगा जो पतंजलि ने बताया है और सुबह से लेकर अगर हम शाम तक उसको अपने जीवन में लेके आते हैं तो वो एक योगा को प्रारूप है योगा का, जो कि सभी लोग अपने जीवन में लेके आ सकते हैं। तो अगर यम नियम की बात करें तो यम नियम को सब आसानी से कैसे समझा जा सकता है? उसको तो जो हमारी दिनचर्या अध्यात्म है हमारा जी, उसको पढ़ना पड़ेगा। जो उसमें विधियाँ बताई है तो उन विधि पे चलना पड़ेगा। तो मोहित जी आप चूँकि योगा के शिक्षक हैं और काफ़ी कुछ बच्चों को आप पढ़ाते हैं, तो जब हम पढ़ के, क्या योगा को पढ़ के ही समझा जा सकता है? योग जो है वो एक व्यवहारिक विषय है और आज की जो व्यस्त दिनचर्या है, खान पान, इन सब के बीच में रहते हुए बहुत सारी समस्याएं, रोग व्याधि, मन संबंधित विकार जो है उसने एक तरह से मनुष्य को जकड़ लिया है चारों से। तो इसके लिए हमको योग की डिग्री करके या कोई डिप्लोमा उसको ज़्यादा समय देकर और तब हम उसको करें तब वो लाभ देगा, ऐसा नहीं है। योग को उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, आसन, प्राणायाम और जैसा स्वामी जी ने बताया यम नियम, उनका पालन करते हुए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यवहार में लेकर आएँ। तो उससे हर कोई अपनी व्यस्त दिनचर्या में रहते हुए भी लाभान्वित हो सकता है। बहुत सुंदर, इस तरह से। बहुत सुंदर। तो विशाल जी मैं आपकी तरफ आते हुए समझना चाहूँगा कि जो हम व्यवहारिकता की बात कर रहे हैं, तो आजकल के युवा जो कि कॉलेज में आप मिलते हैं जिनसे या समाज में देख रहे हैं, तो जब उनकी बात करते हैं तो उनको व्यवहार में लाने में योगा को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। व्यवहारिक योग और मनोविज्ञान की बात हमेशा से योग के साथ जुड़ी रही है, हालांकि वो उसका एक विषय है और पूर्ण विषय है। व्यवहारिक, देखिए स्वामी जी ने जैसा बताया कि यम और नियम, मोहित जी ने जैसा कहा कि आसन प्राणायाम, इसके बाद चर्चा होती है प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि की। तो प्रत्याहार जो है वहीं से व्यवहार शुरू हो जाता है। इसका जो अगला चरण है प्रत्याहार से ही व्यवहारिक क्रियाएं जो शुरू हो जाती हैं। और छात्र और छात्राएं जो योग के विषय में आने वाले छात्र या जो भी व्यक्ति जो इसको प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, उनके लिए व्यवहार सबसे नियम है। जो यम की बात की गई है, यम में आता है सबसे पहले 5 जो उसके हिस्से हैं जो जुड़े हुए हैं। यम में सबसे पहले तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी ध्यान जो है वो नियम के अंतर्गत आते हैं। और उससे पहले सत्य, अहिंसा, परिग्रह, ब्रह्मचर्य की जो बात होती है, तो ये सभी का एक कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे को चाहिए। यदि व्यक्ति जो है जो योग के क्षेत्र में आ रहे हैं, ये योग को परिपूर्ण रूप से समझना चाह रहे हैं, वो व्यवहार का मतलब क्या है कि अगर हम योगी के व्यक्तित्व की बात करते हैं तो योगी के व्यक्तित्व का मतलब है सरल और शांत हो जाना, ऐसा समझा जाता है। लेकिन जब हम शिव तत्व की बात करते हैं या भोले भंडारी बाबा जो शिव जी की बात देखते हैं, तो वहाँ पर एक शीतलता के साथ साथ एक रौद्र रूप भी उनका नज़र आता है। तो योग का मतलब है चीज़ों के साथ, व्यवहार के साथ संयम बनाना, संयमित कर देना, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यवहार हो, उसको संयमित कर देना। और उसको प्राप्त करने का जो सबसे पहला कारण या तरीका हो सकता है वो है हमें पूरी तरह से यम और नियम को फॉलो कर लेना जीवन में। तो इसी रूप के साथ जो है हम व्यवहारिक क्रियाओं को अपने जीवन में उतार सकते हैं और इसको
पूर्ण शिद्दत के साथ जब फॉलो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमारे नेचर में आ जाएगा और हमारा व्यक्तित्व जो है अच्छे से अच्छा और गहरे से गहरा होता जाएगा और व्यक्ति योग तत्व के साथ जुड़ता चला जाएगा। ऐसा मेरी समझ है और मुझे मानना बहुत सुंदर, आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि जब व्यावहारिकता की बात आ रही है तो हम उसको कैसे लेके आ सकते हैं जीवन में। तो अर्पित जी, एक बात मैं समझना चाहूँगा कि जब कोई भी इसको अपने जीवन में लेके आ रहा है योग को, तो ऐसे कुछ आसन कहें या कुछ ऐसे व्यायाम कहें या कुछ ऐसे योग कहें, जो 2-3 ऐसे योग जो आप बता सकते हैं कि अगर हम उसको करते हैं तो हमें एक पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है या हमें बहुत उसको आसानी होगी अपने जीवन में लेके आने में। जी बिल्कुल विवेक जी, आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही उत्तम प्रश्न है और इसमें मैं बाहर की तरफ ना जाते हुए इसका एक उदाहरण आपके सामने ही है और मैं स्वयं हूँ। क्योंकि 2013 से 2015 तक मैंने जिम किया है और जिम में मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉइड लिए और काफ़ी ज़्यादा टैबलेट्स ली और प्रोटीन वगैरह का मैंने यूज़ किया था और उनके परिणाम स्वरूप जो मुझे हेल्थ कंसर्न हुए वो काफ़ी मेजर लेवल पे पहुंच चुके थे और मेरा जो ब्लड प्रेशर था वो 150 क्रॉस करने लगा था। मैं जब भी बाहर निकलता था तो उस समय मुझे चक्कर आने लगते थे क्योंकि मेरी जो टैबलेट थी जिम के दौरान वो 1000 mg की थी जो मुझे दी जा रही थी। अच्छा। कंपटीशन लड़ने के लिए। तो उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे ये इश्यू आने लगे फिर मैंने मेरे जो मित्र हैं बचपन के मित्र हैं श्री मोहित कुमार जी, इनसे सलाह ली और उस समय ये योग में जा चुके थे और यही मुझे इस लाइन में लेकर के आए। तो ये मेरे प्रथम गुरु भी हैं मोहित जी और मैं इनका हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ और कृतज्ञता भी मैं दिखाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो धीरे धीरे जैसे मैं यहाँ पे आया और योग शुरू किए तो सबसे पहले मुझे निर्देशित किया था मोहित जी ने और उसके बाद में चला गया सीधे कर्माश्रम। आधुनिक नीम श्री विश्वपाल जैन जी वहाँ के कर्ता धर्ता हैं और उन्होंने मुझे उस समय सूक्ष्म व्यायाम से शुरू कराया मुझे जॉइंट मूवमेंट और धीरे धीरे उन्होंने मुझे एक प्राणायाम पे लगाया, वो था नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम। तो काफ़ी दिन तक 1 से 2 महीने तक उन्होंने मुझे इसी रूटीन पे रखा मेरे सब बातों को जानने के बाद में और जैसे जैसे मेरा समय इस रास्ते पर चलता गया तो मेरे धीरे धीरे जो ब्लड प्रेशर का जो इश्यू था और जितने भी कंसर्न थे जैसे कॉन्स्टिपेशन का इश्यू आने लगा था, इनडाइजेशन का इश्यू था, भूख ना लगना, वो सब धीरे धीरे कम होते चले गए। उसमें उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी मुझे दी थी जैसे कि गिलोय है और उस समय करेले का रस वो मुझे देते थे, नीम के पत्ते और उसमें हल्दी मिला करके वो मुझे देते थे। तो धीरे धीरे इन सब के साथ साथ ये सब इश्यू मेरे समाप्त हुए और जो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका था, जो गंदगी बढ़ चुकी थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे निर्देशित किया कि आपको अब अगले 1 महीने तक जानुशिरासन, पश्चिमोत्तान आसन और सेतुबंद आसन का अभ्यास करना है। तो वो अभ्यास मैंने 1 महीने ना करके 2 महीने तक किया और उसके बाद में उन्होंने मुझे शीर्षासन की ओर पुश किया और वहाँ से ये सब चीज़ें मेरी समाप्त हुई और आज मैं अच्छा भला और स्वस्थ जीवन शैली के साथ में आपके समक्ष। उस समय मैं इतना हेल्थ लेवल पे इतना नीचे जा चुका था कि मुझे नहीं लगता था कि मैं आने वाले 5-7 साल भी सरवाइव कर पाऊँगा। क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के साथ में शेयर नहीं किया, शेयर किया था मोहित जी के साथ में और डॉक्टर्स के साथ में। तो वो बोलने लगे थे कि भाई या तो आप जिम छोड़ दो या फिर आपको अपनी ज़िंदगी छोड़नी पड़ेगी, जो कि एक वास्तविकता है जो मेरे गांव के डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे बताया था और ये मैंने बात आज आपके समक्ष रखी है और इसका मेरी फैमिली को भी नहीं पता। तो आपने एक बहुत गूढ़ रहस्य एक तरीके से मैं कहूँगा कि सबके सामने प्रस्तुत किया है और वो ये है कि अगर हम योग को अगर समझें बहुत आसानी से, जैसा कि स्वामी जी ने भी बताया कि भाई इसको एक व्यवहारिक तौर पे हम जीवन में लेके आ सकते हैं। कुछ यम नियमों को हम यूज़ करें, कुछ हम अपने दिनचर्या को सही करें, खान पान को, अपने व्यवहार को संतुलित करें, तो
जो बीमारियां हैं, जो आज की डेट में बीमारियां, जैसे कि जो आपने अपना उदाहरण दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि समाज में बहुत बड़े रूप में फैली हुई हैं, चाहे उच्च रक्तचाप हो या डायबिटीज़ हो या इंडाइजेशन हो या एसिडिटी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ये नॉर्मल बीमारियां हैं जो आज हर दूसरे आदमी से सुनते हैं, तो उनका भी उपचार हम इनसे कर सकते हैं। जी, तो मुझे लगता है कि योग करें और सुखी रहें, और या यह कहें कि योग से हम अपना जीवन पूरा बदल सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर। तो मैं स्वामी जी के पास दोबारा से आता हूँ। स्वामी जी की अगर ये कहें कि आज जो परिवर्तन हो रहा है समाज में, और जो सभी युवा वर्ग कहें या किसी भी उम्र के लोग कहें, सभी लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप उन लोगों को कोई मार्ग अगर दिखाना चाहें तो आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि ये करें, जैसा कि हमने अभी बात तो किया है उस मामले पे, लेकिन अगर संतुलित तौर पे मैं बात करूं कि कुछ चीज़ों को हम जीवन में लाके अगर आगे बढ़ना चाहें तो? सबसे पहले तो देखिए जी, खाना पीना उठना बैठना, जी, व्यवहार में हमें सुधार करना पड़ेगा। और जो हमारी दौड़ है, वो जो फालतू दौड़ है जीवन की, उसको नियमित करना पड़ेगा। अपना एक टारगेट बनाना पड़ेगा, मुझे इतना करना है, ये समय मुझे व्यक्तिगत के लिए है, ये समय मेरा परिवार समाज के लिए। जी, एक नियमावली बनानी पड़ेगी। अगर हमारी वो नियमावली बन गई तो शायद मुझे लगता है, और मेरा अनुभव भी है, कि हम बीमार नहीं होंगे। तो स्वामी जी, ये नियमावली की जो बात है, ये तो आपने बहुत सही कही कि बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं कि एक टाइम टेबल होना चाहिए और समय के हिसाब, जैसे भोजन सुबह करें, रात को इतने बजे, शाम को 6-7 बजे तक भोजन कर लें, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये काफ़ी कुछ सुनने में आता है। लेकिन आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में ये थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो इसको कुछ ऐसा तरीका है जो आपको लगता है कि भागती दौड़ते भी रहें और ये नियमावली का भी कुछ रूप हम जीवन में लेके आते हैं? क्योंकि जैसे मैं हूँ अपने लिए, अगर मैं ये कहूँ कि मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करना चाहिए, पर कई बार कर लेते हैं, कई बार नहीं कर पाते, चाहे कहीं जाना हो या कहीं आना हो, या रात का खाना 7-8 बजे नहीं करके रात को 10-11 बजे 12 बजे करते हैं। तो कुछ ऐसा तरीका है कि कुछ कर सकें? इसमें अगर हम ज़्यादा ही व्यस्त है, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, क्योंकि वहाँ रात और दिन एक है। जी, मैं बॉम्बे में रहा हूँ, मैं 1 महीना रहा हूँ मैं बॉम्बे, अच्छा, तो वहाँ ये नहीं पता लगता कि रात की ड्यूटी की दिन की ड्यूटी, जी, मतलब एक जैसी ड्यूटी है। हाँ, कई मैं- काफ़ी लोग रात की ड्यूटी भी करते हैं। रात कोई 2 बजे आ रहा है, कोई भी 1 बजे जा जी, रहा है, जी, तो जी। मतलब वहाँ रात दिन एक है। जी, तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि अगर हम 15 मिनट के लिए रेस्ट मिल जाए, जहाँ हम जॉब कर रहे हैं, तो उस 15 मिनट में अगर हम कर सकते हैं तो अपना मन एकाग्र कर सकते हैं, अच्छा, या सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, मतलब या कुछ हम ध्यान कर सकते हैं 15 मिनट, जहाँ पे बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, वहीं पे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपना समय निकाल सकते हैं। जी। तो आप ये इस हिसाब की दिनचर्या बनानी यानी चाहिए कि मेरे हिसाब से। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे आहार में कुछ त्रुटियां हो जाएं या आगे पीछे हो जाए, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएँ, उसको दूर करने के लिए हम कुछ मेडिटेशन से या कुछ और करके भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं, गैप को, ऐसा कहना चाह रहे हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल। तो विशाल जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि युवाओं, मैं आपसे ज़्यादा युवाओं की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और काफ़ी कुछ ऐसा देखते होंगे, तो उनकी हैबिट्स में या उनकी आदतों में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं कि हम योगा के माध्यम से उनको दूर कर सकते हैं? जैसे एक तो स्वामी जी ने बताया कि खान पान की समस्याएं हैं, कुछ समय का हम टाइम टेबल का टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। उसके अलावा जैसे कि कैंटीन में बच्चे आते हैं, सुबह खाना नहीं खा के आते हैं, लेकिन दोपहर में कुछ भी खाया और शाम को फिर जाके खाते हैं, या ऐसी और कुछ ऐसी चीज़ें जो योगा के माध्यम से दूर करी जा सकती हैं? देखिए, सबसे पहले जो आजकल के युवा में सबसे जो बड़ी समस्या है वो है पेशेंस की। अच्छा, एक जो समस्या है जी। वो आजकल के युवा में जल्दबाजी बहुत है, तो इससे योग के द्वारा बैलेंस किया जाना चाहिए, जो कि मैं छात्रों को हमेशा समझाता रहता हूँ कि अच्छा, पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। योगिक क्रियाओं का मूल जो टॉपिक है या मूल जो रस है
वो यही है कि हमें पेशेंस कैसे प्राप्त करना है। अच्छा। यदि हम अब आपने जैसे दिनचर्या की बात की या आप कह रहे हैं कि शारीरिक मैनेजमेंट। व्याधियाँ जो हैं, जी, तो जी। बैलेंसिंग कैसे चाहिए जीवन में, तो हर व्यक्ति को इस समय जो भागदौड़ वाली जो लाइफ है उसमें बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले पेशेंस चाहिए, हमें सरलता चाहिए, जो आजकल के जीवन में जो हम भागदौड़ में लगे हुए हैं वो नहीं प्राप्त होती है। उसके लिए हमें योग का जो हिस्सा है अपने जीवन में उतारना चाहिए, चाहे वो यम नियम हो, चाहे वो आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, प्रत्याहार हो, धारणा हो, या ध्यान हो, या समाधि हो, किसी भी रूप से। और एक स्वामी जी की चर्चा के साथ ही मैं उस लाइन को एक और जोड़ दूंगा कि शरीर को बनाए रखने, जो आपने सवाल पूछा है कि बनाए रखने के लिए हमें उसमें अगर हम कुछ भी ना कर पाएँ, कुछ ना कर पाएँ, तो सिर्फ 12 अभ्यास, 12 आसनों के जो सूर्य नमस्कार की क्रिया बताई समझाई गई है, पुस्तकों में आती है, उसका अभ्यास भी अगर मिनिमम कोई व्यक्ति कर ले, 2, 4, 5 सेट, अगर 1 सेट 2 सेट भी कर ले नियमित जीवन में नियम के अनुसार, तो भी सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक की समस्याएं जो है वो बैलेंस होने का प्रयास हो सकता है। यानी कुछ ना कुछ फायदा उसको पक्का ही मिलेगा अगर इतना सा भी कर ले। डेफिनेटली, क्योंकि शरीर के समस्त ऑर्गन, समस्त चक्र की बात करेंगे, शरीर के सारे जोड़, शरीर के सारी हड्डियां, बड़े और मेजर और माइनर मसल्स सभी यूज़ होंगे इसमें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय शरीर में बैलेंस करने के लिए और पेशेंस के साथ। बहुत सही। बहुत अर्पित जी, तो मैं आपसे इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि जब आप योग अभ्यास कराते हैं या आसन सिखाते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके की ज़्यादातर समस्याएं देखी जाती हैं योगाभ्यास करने में, तो उनको दूर कैसे कर सकते हैं जब कोई आदमी अपने घर पे रह के या कहीं और उसको अभ्यास करने का खुद कोशिश करता है तब? ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है और ये सभी के लिए उपयोगी भी होगा। जब मैं योगाभ्यास कराता हूँ तो उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये है कि एक तो उनका कंसंट्रेशन लेवल अलग रहता है। फिर दूसरा, उनकी जो आसन करने का जो तरीका है, जो एक प्रॉपर तरीका होता है, अलाइनमेंट जिसको बोलते हैं, वो उनमें नहीं होता। तो जैसे जैसे हम डिसअलाइनमेंट के साथ में, रॉन्ग अलाइनमेंट के साथ में आसन करते हैं, तो वो लाभ देने के स्थान पे हमें कई बार हानियाँ देने लगते हैं। फिर आजकल जो हम इस प्रकार से करते हैं, तब हमें सुनने में आता है कि जी मैंने योग किया था लेकिन उससे मुझे लाभ होने के स्थान पे हानि हुई। वो ये भूल जाते हैं कि एक तो आपका कंसंट्रेशन लेवल अलग था, फिर आपका जो अलाइनमेंट था, करने का जो तरीका था वो सही नहीं था, फिर उसमें आपने श्वास को छोड़ना था कहीं पे और कहीं पे अंदर रोकना था। जहाँ अंदर रोकना था वहाँ पे आपने श्वास को बाहर फेंक दिया, और जहाँ श्वास को बाहर निकालना था वहाँ आपने श्वास को अंदर ले लिया। तो ये सब चीज़ें जब आप ध्यान नहीं रखोगे तो लाभ के स्थान पे हानि होगी। तो मैं इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके सभी जो स्टूडेंट हैं उनको सिखाता हूँ। और मेरे पास में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी आए थे जो काफ़ी दीर्घ किस्म की शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे थे और वो बाद में समस्याएं दूर हो करके गए। बहुत सुंदर। तो मोहित जी, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि हमने यहाँ पे व्यवहारिकता की बात करी, समस्याओं के, और जो हमारे शारीरिक परेशानियाँ उनको कैसे हम दूर करते हैं और कहाँ कहाँ कुछ गैप्स रह जाते हैं। तो जब बच्चों को आप देखते हैं, छोटे बच्चों को, है ना, तो आप जब उनको देखते हैं तो जब ऐसा कुछ किया जा सकता है कि जी योग, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, कुछ लोग युवा अवस्था में जैसे एक समस्या हुई और ये योग से जुड़े, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो आज जो छोटे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसा है कि छोटे बच्चों को हम बचपन से ही कर सकते हैं ताकि वो योग के माध्यम से अपने जीवन को थोड़ा सरल कर लें? हाँ, इसमें जो छोटे बच्चे हैं, योग की जैसे विभिन्न नदियाँ हैं, उन सभी नदियों की जो परिणति है या अंतिम जो लक्ष्य है वो समुद्र में मिलना होता है। ठीक उसी तरह से योग जो है, योग क्या है, जो जैसे छोटा बच्चा होता है वही अवस्था उसको दोबारा मिली तो उसका योग सिद्ध हुआ। छोटे बच्चे में कोई भी जो है विकार नहीं होता। इसी तरह से अगर उन बच्चों को जैसे जैसे बड़े होंगे तो बहुत सारे विकार उनमें आ जाते हैं। उसके लिए हम जैसे कहते हैं खेल खेल में योग सीखो, तो कुछ आसन ऐसे होते हैं जो जिनको हम सूक्ष्म व्यायाम कह सकते हैं, कठिन आसन ना हो उनको करा सकते हैं। प्राणायाम का अभ्यास कराया जा सकता है खेल खेल के माध्यम से उनको। और जैसे हम उनको स्वाध्याय के लिए उनको कहानी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। हमारे जो भी साधु संत ऋषि महात्मा हैं, उन्होंने इस पद्धति को समाज में इस तरह से लाया कि छोटे बच्चे को उसके बाबा दादा नानी वो कहानी के माध्यम से ये संस्कार डालते हैं।
इससे वो अनुशासित हो जाता है। और योग भी एक अनुशासन है, जिसकी पुष्टि महर्षि पतंजलि करते हैं। वो कहते हैं योगा अनुशासन, अथ योगा अनुशासन। योग क्या है? योग एक अनुशासन है। अगर हम छोटे बच्चे को ही योग में लगाएं तो इससे अच्छा समाज के लिए, उस बच्चे के लिए, राष्ट्र के लिए और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा काम होगा अगर ऐसा किया जाए तो। बहुत सरलता से आपने समझा दिया कि बच्चों को हम अनुशासन करने के लिए या उसके जीवन को सरल बनाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी का मैं बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आज इस चर्चा में शामिल हुए। और आप सभी से अनुरोध है कि आगे भी हमारे साथ आगे की चर्चा के साथ लिए बने रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।